नमस्कार। संविधान सदन के गुंबद पर लिखा है चाणक्य नीति का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का ये श्लोक है और इसमें लिखा गया है प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां तु हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। यहाँ पर कहा गया है कि जो सरकार का सुख है वो जनता के सुख में ही है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो जनता को अच्छा लगे वही सरकार को करना चाहिए। और अगली तीसरी लाइन में लिखा गया है कि सरकार का कोई अपना निजी सुख नहीं होता है, सरकार का अपना कोई निजी हित नहीं होता है। जो भी जनता का हित है, जो भी जनता का प्रिय है, को प्रिय है, वही सरकार को भी प्रिय होना चाहिए। सुप्रभात, मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ, आपके साथ सबसे पहले मुख्य गतिविधियों पर। एआई समिट में पीएम मोदी की ग्लोबल आउटरीच, दुनिया के नेताओं और सीईओ से लगातार मुलाकात। एआई समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक कूटनीतिक सक्रियता लगातार जारी। कल उन्होंने दुनिया के बड़े नेताओं और ग्लोबल सीईओज के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग और सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। वहीं आज भी उनकी हाई लेवल बैठकों का दौर जारी। विशाखापट्टनम में आयोजित एक्सरसाइज मिलान 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लेते हुए वैश्विक समुद्री सुरक्षा पर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बदलती समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया को साथ आना होगा और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को मजबूत करना समय की जरूरत। लोकसभा अध्यक्ष भारत मंडपम में देवभूमि यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एआई समिट को संबोधित करेंगे। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीक और शिक्षा के भविष्य में भारत पर करेंगे चर्चा। भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि भारत फ्रांस द्विपक्षीय संबंध अपने सबसे मजबूत दौर में है और उन्होंने दोनों देश अब एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी साझा कर रहे हैं। देश में चुनावी तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया। इलेक्शन कमीशन ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों यानी सीईओज को आगामी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर से जुड़ी सभी प्रारंभिक तैयारियां जल्द पूरी करने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर दुनिया के बड़े टेक लीडर्स और ग्लोबल सीईओज के साथ अहम चर्चा की। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान आयोजित सीईओ राउंड टेबल में एआई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेक्टर से जुड़े प्रमुख वैश्विक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में मुख्य फोकस रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने का, वैश्विक सहयोग को मजबूत करना और नई आर्थिक संभावनाओं को खोलना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि चर्चाएं दूरदर्शी और भविष्य केंद्रित रहीं, जिनमें एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार विस्तार पर विशेष जोर दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत तेजी से एआई इनोवेशन के ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा है और इस तरह की साझेदारियां टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्थिक विकास को और भी नई दिशा देंगी। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर है कि जिम्मेदार एआई के क्षेत्र में भारत किस तरह नेतृत्व की भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वैश्विक मंच पर भारत की कूटनीतिक सक्रियता को और मजबूत करते हुए अहम द्विपक्षीय बैठकें की, जिनका फोकस रहा भविष्य की तकनीक, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देना। एआई इम्पैक्ट समिट के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड्स के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इन बैठकों में व्यापार और निवेश बढ़ाने के साथ साथ सेमीकंडक्टर, हाईटेक, मैन्युफैक्चरिंग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर में सहयोग को विस्तार देने पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने आबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल
नाहायान से भी मुलाकात की, जहां दोनों पक्षों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में संयुक्त कार्य करने पर जोर दिया। बैठक के दौरान भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी की अहमियत को दोहराया गया, जो मजबूत राजनीतिक संबंधों, ऊर्जा सहयोग, व्यापार, निवेश और लोगों के बीच गहरे जुड़ाव पर आधारित है। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग सहित कई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर संतोष भी जताया। विशेषज्ञों का मानना है कि इन उच्च स्तरीय बैठकों के जरिए भारत न सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी साझेदारियों को मजबूत कर रहा है, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन और उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को भी तेजी से विस्तार दे रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज 2 अहम कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। सबसे पहले संसद भवन में आयोजित लोकसभा दिवस कार्यक्रम में वो भाग लेंगे, जहां लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय मूल्यों को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष भारत मंडपम में देवभूमि यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एआई समिट को संबोधित करेंगे। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीक और शिक्षा के भविष्य में भारत की भूमिका पर उनके विचार महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती का संदेश, तो दूसरी ओर नई तकनीक और नवाचार पर फोकस। आज का दिन संसदीय परंपरा और डिजिटल भविष्य दोनों के लिहाज से एक सेतु का काम करेगा। देश में चुनावी तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। इलेक्शन कमीशन ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आगामी स्पेशल एसआईआर से जुड़ी सभी प्रारंभिक तैयारियां जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया इस साल अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्यों को डेटा अपडेट, बूथ स्तर की तैयारियां और प्रशासनिक समन्वय तेज करने को कहा गया है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दादरा और नागर हवेली एवं दमन एवं दीव को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि फिलहाल देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया पहले से जारी है। मतदाता सूची का ये विशेष पुनरीक्षण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं और चुनावी डेटा को अधिक सटीक बनाया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार ये प्रक्रिया आगामी चुनाव से पहले पारदर्शी और त्रुटि रहित मतदाता सूची सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम पहल है। फिलहाल सभी राज्यों को तय समय सीमा के भीतर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अप्रैल से शुरू होने वाली प्रक्रिया सुचारू रूप से लागू की जा सके। भारत ने एक बार फिर वैश्विक समुद्री सुरक्षा में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत करते हुए विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन की शुरुआत की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मेगा नौसैनिक अभ्यास का उद्घाटन करते हुए दुनिया के देशों से बदलती समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि समुद्री सुरक्षा आज वैश्विक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि से जुड़ी हुई है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून यानी यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के कानूनी ढांचे को और मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत एक ऐसे न्यायसंगत समुद्री व्यवस्था की स्थापना चाहता है जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों और नौवहन की स्वतंत्रता पर आधारित हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सागर से महासागर तक की सोच भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करती है। विशाखापट्टनम में आयोजित इस अभ्यास में 74 देशों के नौसेना प्रमुख और प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं, जिनमें एशियन देशों की अहम भागीदारी भी शामिल है। रक्षा मंत्री ने एशियंस को भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति का केंद्रीय स्तंभ बताते हुए कहा कि साझा सुरक्षा ही क्षेत्रीय समृद्धि की नींव है।
इस दौरान रक्षा मंत्री ने भारत के तेजी से विकसित हो रहे रक्षा तकनीक इकोसिस्टम को भी रेखांकित किया। आसियान देशों को आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित भारतीय रक्षा तकनीकों का लाभ उठाने का आमंत्रण दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक भरोसेमंद विश्व मित्र के रूप में क्षेत्र में रचनात्मक और विश्वसनीय भूमिका निभाता रहेगा। एक्सरसाइज मिलान का उद्देश्य सहयोगात्मक समुद्री सहभागिता, सामूहिक सुरक्षा और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को मजबूत करना है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह अभ्यास न सिर्फ सैन्य सहयोग को बढ़ाता है, बल्कि भारत की बढ़ती समुद्री कूटनीतिक और वैश्विक रणनीतिक प्रभाव को भी दर्शाता है। India has long recognized the need of this cooperation. Accordingly, our approach to the seas, shaped by vision of Sagar, security and growth for all in the region over the last decade, has evolved into Vision Mahasagar, or mutual and holistic advancement for security and growth across regions. This evolution from Sagar, meaning seas, to Mahasagar, or oceans, reflects India's deepening and expanding commitment to engage with partners in the region and beyond. Ladies and gentlemen, India, on its part, has been a willing partner in all efforts to bring the countries together. We have participated regularly in the multilateral engagements and the coordinated patrols. Our forces have responded swiftly to humanitarian crises, from tsunami to providing timely assistance to our neighbors. We have been engaged in many joint exclusive economic zones, surveillance, and hydrographic assistance and support missions in times of cyclones. As a true Vishwamitra, or a trusted global friend, we will continue to play a constructive and dependable role in the region. And we believe that holistic maritime security and a mutual prosperity are indivisible and can only be achieved through cooperation, trust, and a shared commitment among like-minded nations. देश की सीमाओं को सुरक्षित और सीमावर्ती गांवों को सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव से वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड यानी वीवीपी सेकंड की शुरुआत करेंगे। करीब 6,839 करोड़ रुपए की लागत वाली ये महत्वाकांक्षी योजना 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों को सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत बनाना है। सरकार का मानना है कि मजबूत सीमा तभी संभव है जब सीमा पर रहने वाले नागरिक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और समृद्ध हों। इसी सोच के तहत ये कार्यक्रम विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा हुआ है। वीवीपी सेकंड के तहत बुनियादी ढांचे का विकास, आजीविका के अवसर, कनेक्टिविटी और सरकारी योजनाओं की पूरी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को सीमा सुरक्षा में भागीदार बनाते हुए सतर्कता बढ़ाने और सीमा पर अपराधों की रोकथाम में उनकी भूमिका को मजबूत किया जाएगा। सैचुरेशन आधारित और कंजर्वेशन मॉडल पर आधारित ये योजना विभिन्न सरकारी योजनाओं को एक साथ जोड़कर तेज विकास सुनिश्चित करेगी। ये पहल न सिर्फ सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को गति देगी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को नई मजबूती प्रदान करेगी। और आइए एक नजर डालते हैं आखिर क्या है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम भारत सरकार की एक विशेष योजना है जिसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करना है। ये कार्यक्रम खास तौर पर चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार सीमा से लगे गांवों पर केंद्रित है। योजना का लक्ष्य सीमा क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं और आर्थिक अवसर बढ़ाना है ताकि पलायन रुके। इसके तहत सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को मजबूत किया जाता है। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार, पर्यटन और आजीविका के लिए अवसर विकसित किए जाते हैं। कार्यक्रम का एक अहम उद्देश्य है सीमावर्ती नागरिक सीमा सुरक्षा के साझेदार बने। ये योजना कई सरकारी योजनाओं को जोड़कर
कन्वर्जेंस मॉडल पर लागू की जाती है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम विकसित भारत 2047 विजन का हिस्सा है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा, विकास और जनसंख्या स्थिरता सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। योजना का मकसद है लास्ट विलेज को फर्स्ट विलेज में बदलना, यानी सीमा के गांवों को विकास की मुख्य धारा में लाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को नई दिशा देते हुए स्विट्जरलैंड ने बड़ा ऐलान किया है। स्विस राष्ट्रपति गाई पारमेलिन ने घोषणा की है कि वर्ष 2027 में होने वाला अगला एआई समिट जिनेवा में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल करीब 20 वैश्विक नेताओं के बीच ये घोषणा की गई। पारमेलिन ने कहा कि स्विट्जरलैंड 2027 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी को लेकर उत्साहित है और इस आयोजन को वैश्विक साझेदारी का महत्वपूर्ण मंच बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 2028 के एआई समिट की मेजबानी करने वाला यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी जिनेवा समिट में साझेदार के रूप में सहयोग करेगा, जिससे एआई क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय तालमेल और मजबूत होगा। लगातार अलग अलग देशों में आयोजित हो रहे एआई समिट्स ये संकेत देते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब वैश्विक नीति, अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रतिस्पर्धा का केंद्रीय विषय बन चुका है। Innovation and responsibility. With AI, we have an opportunity to answer that question more equitably than in past technological revolutions, but only if we build the right framework conditions now. Switzerland is looking forward to hosting the 2027 AI Summit in Geneva and to working with the subsequent incoming host of the 2028 AI Summit, the United Arab Emirates, as partner for the Geneva Summit. Hosting this summit in 2027 will strengthen Switzerland's position in digital policy and reaffirm our commitment to a rules-based international order. It will also consolidate our role as a leading center for innovation and research in AI. भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि भारत फ्रांस द्विपक्षीय संबंध अपने सबसे मजबूत दौर में है और दोनों देश अब एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी साझा कर रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान पत्रकारों से बातचीत में मैक्रों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते बेहद मजबूत हुए हैं। खासकर रक्षा क्षेत्र में सहयोग ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर समान दृष्टिकोण रखते हैं और दोनों देश किसी भी तरह की वर्चस्ववादी राजनीति से दूर संतुलित और स्थिर व्यवस्था चाहते हैं। राष्ट्रपति मैक्रों ने यह भी खुलासा किया कि भारत अब सिर्फ राफेल लड़ाकू विमानों का खरीदार नहीं रहना चाहता, बल्कि उनकी को प्रोडक्शन और अधिक मेंटेनेंस भारत में करने की इच्छा रखता है, जिसे उन्होंने पूरी तरह वैध बताया। मैक्रों ने भविष्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि 2040 और 2050 तक भारत को उन्नत लड़ाकू विमानन क्षमता की ओर अधिक आवश्यकता होगी और यही दोनों देशों के रक्षा सहयोग की दिशा तय करेगा। इसके साथ ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगामी G7 शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की भी जानकारी दी। ये साझेदारी न सिर्फ रक्षा सहयोग को मजबूत करेगी, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण क्षमता को भी बड़ा बढ़ावा दे सकती है। Yes, we agreed upon a lot of cooperations, building up what we already decided in defense, and increasing through innovation, because we launched Innovation Year, culture and creative industries, research and so on. So we have a very strong relation, and I just would like to amend your statement, if I may. We don't have just a strategic partnership. We have a special global strategic partnership, which is unique, both for India and France. On Rafale, what we want to do is to expand. So India confirmed few days ago its willingness to indeed command a new bunch of Rafale, 114, and to co-produce. So the Make in India will be core
in this new command. And on top of that, what we want to do is to improve the cooperation in maintenance capacities, in terms of diversification of approach, and to be much more, I would say, in a sort of mutual agreement cooperation. So it's a new step forward, clearly consolidating the existing one and going further. So Rafale is absolutely key. I hope we'll do the same on submarines. We offered additional capacities, and we are doing it as well on the engines and on helicopters, by the way, between Tata and Airbus. So clearly the cooperation is improving, and we are building a new area of cooperation. पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पर्यटन को लेकर पटरी पर लाने की बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए पर्यटन स्थलों को मई तक चरणबद्ध तरीके से दोबारा खोला जा सकता है। 22 अप्रैल 2025 के हमले के बाद करीब 50 टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिए गए थे, जिनमें से अब तक लगभग आधे स्थानों को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। सरकार का कहना है कि हालात सामान्य करने के लिए कदम दर कदम रणनीति अपनाई गई है, ताकि पर्यटकों का भरोसा फिर से बहाल किया जा सके। इसके साथ ही सरकार 9 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना भी बना रही है, जिससे पर्यटन को नया विस्तार मिलेगा और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समर सीजन तक जम्मू कश्मीर में पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह रफ्तार पकड़ लेंगी। विशाखापट्टनम में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 के जरिए भारत एक बार फिर वैश्विक समुद्री सहयोग को मजबूत करने का संदेश दे रहा है। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में दुनिया भर के दर्जनों देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं, जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, आपसी समन्वय और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को मजबूत करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभ्यास का उद्घाटन करते हुए कहा कि बदलती समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक समुदाय को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और स्वतंत्र नौवहन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मिलन 2026 केवल सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि विश्वास, साझेदारी और सामूहिक सुरक्षा का मंच बनकर उभर रहा है। भारत ने सागर से महासागर तक अपनी समुद्री सोच को आगे बढ़ाते हुए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई है। कुल मिलाकर मिलन 2026 भारत की बढ़ती समुद्री कूटनीतिक और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। और चलते चलते आपको दिखाते हैं इस आयोजन की कुछ विशेष झलकियां। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।